चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए, तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी आपके कॉन्सेप्ट थे वो डिस्कस कर लिए हैं। अब उससे रिलेटेड जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन जो था दैट इज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसको भी अगर टाइम होगा तो मैं आपको बता दूंगा जो है, ठीक है। तो पहले जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से पूछे गए हैं, नाउ वी विल डिस्कस द ऑल टाइप ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विल बी देयर, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ठीक है, और क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको उसके आंसर बताते जाने हैं मुझे। नाउ राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है, तो मैं लिख रहा हूं बेटा। नाउ a line which connects a line which connects a line which connects a consumers to the distributor. A line which connect a consumer to the distributor is called जो लाइन आपके कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट करती है उस लाइन को क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉल्ड फीडर। फीडर तो आपका बेटा सब स्टेशन और लोकल सब स्टेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बीच का कनेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर आपके क्या होता है? दैट इज आपका लोकल सब स्टेशन से आपका जो है जो कंज्यूमर इंड होता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सर्विस मेन। सर्विस मेन आपके डिस्ट्रीब्यूटर को आपके कंज्यूमर से क्या करता है? कनेक्ट करता है। और ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज नन। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? What is the correct answer? Correct answer is C. That is nothing but the सर्विस मेन आपके कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर से क्या करता है? कनेक्ट करता है। जो आपकी लाइन होती है जो आपके खंभे से आपके घर के एनर्जी मीटर तक आती है, वही कंज्यूमर को आपका कनेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूटर से। तो दैट करेक्ट आंसर इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द सर्विस मेन। सर्विस मेन इज द लाइन विच कनेक्ट कंज्यूमर टू द डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। आप देखेंगे कि आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है 33 केवीए के बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है, लेकिन जनरली 33 केवीए पे मोस्ट ऑफ द पावर आपकी सप्लाई नहीं होती। पहला आपका जो है जो आपकी बल्क में पावर आपकी सप्लाई होती है वो 11 केवी से सप्लाई होना स्टार्ट होती है। आप देखेंगे मैं एक सब स्टेशन बनाता हूँ, सब स्टेशन मतलब पावर हाउस होता है, वो 33 केवीए को 11 केवीए पे क्या करता है? कन्वर्ट करता है। फिर 11 केवीए पे जो बिग इंडस्ट्रीज होती है, फिर रेलवे होते हैं, ठीक है। कई बार रेलवे को 33 केवी चाहिए होती है, लेकिन जनरली रेलवे जो है 11 केवी की लाइन आपकी खींची जाती है, ठीक है। तो जनरली आपका जो है जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 11 केवी से स्टार्ट होता है, और उसके बाद जो आपका 11 केवी मतलब बिग कंज्यूमर को देने के बाद फिर आप क्या करते हैं? स्टेप डाउन करते जाते हैं, और जो आपका हाउस होल्ड अप्लायंस होते हैं उसको आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जनरली आपका जो है लाइन टू लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट होता है, और दैट इज लाइन टू फेज वोल्टेज आपका 230 या फिर 220 वोल्ट के आसपास होता है। तो यहां पर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, दैट इज एनएसी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम consist of ऑप्शन नंबर ए 11 केवी,
थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम। जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका 11 केवीए पे होता है, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर बिग इंडस्ट्रीज को देना होता है, सिंगल फेज आपको पावर सप्लाई नहीं होता, थ्री फेज पावर सप्लाई करें, थ्री फेज थ्री वायर, ठीक है। दिस इज द प्राइमरी एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल बी देयर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है 6.6 केवी थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी, ये भी आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे आता है, ठीक है, दैट इज 3.3 केवी थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम, ठीक है, ये भी आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। दैट इज नेक्स्ट है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, एसी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन 400 वोल्ट, 400 वोल्ट दैट इज लाइन टू लाइन, या फिर दैट इज सिंगल फेज पावर जो होगी वो 220 230 वोल्ट पे आपकी अप्लाई होगी, दैट इज थ्री फेज फोर वायर सिस्टम, फोर वायर सिस्टम। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जो आपका एसी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो आपका जो है 400 वोल्ट लाइन टू लाइन वोल्टेज, एंड दैट इज सिंगल फेज वोल्टेज इज 230, थ्री फेज फोर वायर। सिंगल फेज सप्लाई देनी है तो आपको न्यूट्रल का रिक्वायरमेंट होगा, न्यूट्रल का रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज आर वाई बी, थ्री फेज होंगे साथ ही साथ न्यूट्रल, तो दैट इज फोर वायर सिस्टम विल बी देयर। और न्यूट्रल के लिए बेटा जो आपका सेकेंडरी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी होगा वो हमेशा स्टार में कनेक्ट होगा, स्टार में कनेक्ट होगा, ये याद रखेगा। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दैट करेक्ट आंसर इज नथिंग बट द डी पार्ट, ठीक है, दूसरे का डी पार्ट आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर
चलिए, थोड़ा सा लैपटॉप हैंग हो गया था, इस वजह से प्रॉब्लम थी। ठीक है, चलिए सही हो गया है, मैं शेयर करता हूं। चलिए, तो आंसर बताएं बेटा, आंसर बताएं क्वेश्चन का। क्वेश्चन था द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इज जनरली कनेक्टेड। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी जनरली किसमें कनेक्ट होती हैं? मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है उससे आप जो है क्या करते हैं, थ्री फेज पावर भी सप्लाई करते हैं और सिंगल फेज पावर भी सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जनरली आपका जो है जो कनेक्शन होता है दैट इज द आपकी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी होती है वो डेल्टा में कनेक्ट होती है और जो सेकेंडरी होती है वो आपकी स्टार कनेक्शन में कनेक्ट होती है। तो करेक्ट आंसर इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी होगी वो आपकी डेल्टा में कनेक्ट होगी और उसकी सेकेंडरी हमेशा स्टार में कनेक्ट होती है, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट आपको रिक्वायरमेंट हो। डेल्टा में न्यूट्रल आपका प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए जनरली आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन होता है दैट इज ए डेल्टा टू स्टार कनेक्शन विल बी यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ऑल द क्वेश्चन आई कैन बी डिस्कस्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, द मेजर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही नहीं आ रहा क्या? इन्वेस्टमेंट on secondary distribution is made upon। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें जो मेजर पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट का वो किस पे डिपेंड करता है। जो मेन पैसा लगता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जो मेजर आपका जो है पैसा लगता है वो किस पार्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो किस पे लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बोल रहा हूं दैट इज कंडक्टर। ऑप्शन नंबर ए इज कंडक्टर। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपका जो है जो मोहल्ला है, जैसे आपका जो है दैट इज आप थ्री फेज, जैसे आपका कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है, इनको थ्री फेज पावर सप्लाई करेंगे और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स होते हैं उनको आपका सिंगल फेज पावर आपकी क्या होती है, सप्लाई करती है। तो इस सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका मेजर पोर्शन लगभग किस चीज पे आपका डिपेंड करता है? मीटर पे लिखा हुआ है। सहीम खान ने मीटर, पागल हो क्या? ऑप्शन देखो, that is option number A conductor, option number B that is poles, option number C that is a distribution transformer, और ऑप्शन नंबर डी that is a none of these, none of these। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन के हिसाब से बताएं। आप देखेंगे कंडक्टर, पोल, इनका पैसे में उतना खर्च नहीं आता, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होता है वो करोड़ों रुपए का होता है। तो जो भी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसका मेन जो इन्वेस्टमेंट होगा, जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा उसका मेन पोर्शन आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कॉस्टिंग होगी। तो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर इज नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज द नथिंग बट द मेजर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट
इज मेड ऑन द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी पैसा खर्च होता है उसमें मेजर इन्वेस्टमेंट आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है द मोस्ट reliable distribution system is ऑप्शन नंबर ए। अच्छा आप ही बताओ सबसे रिलायबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन सा होगा? सबसे रिलायबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन सा होता है? मैंने आपको बताया तीन ही टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, या तो रेडियल, या तो रिंग, या फिर इंटरकनेक्टेड। विच इज द मोस्ट रिलायबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड में आपका क्या होगा, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा उसमें दो या फिर दो से ज्यादा सब स्टेशन से क्या करेंगे, पावर को फेड करेंगे, ठीक है। और उसमें जो आपका जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगी सबकी प्राइमरी आपकी क्या होगी, प्राइमरी रिंग से क्या होगी, या फिर एक कॉमन रिंग से क्या होगी, कनेक्ट होगी, ठीक है। तो दैट इज मोस्ट रिलायबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है इंटरकनेक्टेड। उसके बाद रिंग, और सबसे अनरिलायबल होता है रेडियल, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, ऑप्शन नंबर ए है इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड। ऑप्शन नंबर बी रेडियल सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी रिंग मेन, and option number D that is a none. So what is the correct answer? That is a most reliable डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, द वोल्टेज ड्रॉप is the main consideration while designing a। आपका जो है वोल्टेज ड्रॉप, किस चीज को डिजाइन करते समय आप वोल्टेज ड्रॉप का ध्यान रखते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो फीडर होता है उसमें जो है वो किसके हिसाब से डिजाइन होता है, करंट कितना कैरी करना है, करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप फीडर को डिजाइन करते हैं। मतलब फीडर को जो कंडक्टर उसमें टैपिंग नहीं होती, तो हर जगह करंट आपका क्या होता है, एक समान होता है। तो दैट इज करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप फीडर को डिजाइन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है, वोल्टेज हमेशा कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो दैट इज ड्रॉप इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो आपका दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर होता है दैट इज डिजाइन बेस्ड ऑन द वोल्टेज ड्रॉप, या फिर वोल्टेज पे वोल्टेज कितना वोल्टेज आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर में। जो आपका वोल्टेज ड्रॉप की परमिसिबल रेंज है वो +-6% है, +-6%। उससे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो हमेशा वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से हम किसको डिजाइन करते हैं बेटा, दैट इज नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूटर को डिजाइन करते हैं। तो कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, दैट इज नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूटर। ऑप्शन नंबर बी that is service main। ऑप्शन नंबर सी फीडर, and option number D none। So what is the correct answer? That is the voltage drop is the main consideration while designing of the distributor। डिस्ट्रीब्यूटर को डिजाइन करते समय जो मेन कंसिडरेशन होता है दैट इज वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप की परमिसिबल रेंज होती है +-6% से ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, द लाइन विच a line which connects distributor
टू सब स्टेशन, वो लाइन जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को सब स्टेशन से कनेक्ट करती है। ऑप्शन नंबर ए, वो लाइन जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को सब स्टेशन से कनेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर बोलिए फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलिए फिर आपका लोकल सब स्टेशन, दैट इज नथिंग बट द फीडर बोलते हैं। फीडर इज द कनेक्टिंग वायर विच कनेक्ट द सब स्टेशन टू द डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, या फिर आप बोल सकते हैं दैट इज द लोकल सब स्टेशन। तो ऑप्शन नंबर दे रहा हूं, दैट इज सर्विस मेन, सर्विस मेन। ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन नंबर सी that is feeder, and option number D that is a none of these, this is none। तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर और सब स्टेशन के बीच का कनेक्शन लाइन होती है दैट इज नथिंग बट कॉल्ड द फीडर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फीडर इज नथिंग बट द लाइन विच कनेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर टू द सब स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बल्क पावर कंज्यूमर, the bulk power consumer are supplied at, जो आप ज्यादा पावर सप्लाई करते हैं, जिसको ज्यादा पावर सप्लाई करते हैं दैट इज उस कंज्यूमर को हम किस वोल्टेज लेवल पे सप्लाई करते हैं। ए बल्क पावर कंज्यूमर आर सप्लाइड, मतलब बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल लोड होते हैं जैसे रेलवे हो गया या फिर कंपनीज हो गई, इनको जनरली हम किस वोल्टेज लेवल पे पावर सप्लाई करते हैं। तो ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन आप जो है 33 केवी के बाद स्टार्ट करते हैं। 33 केवी के बाद हम क्या करते हैं, पावर हाउस बनाते हैं। 33 केवी को 11 केवी पे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर उस 11 केवी के बाद हम लोग पावर सप्लाई करते हैं। बहुत बड़ा कंज्यूमर होगा तो 11 केवी पे सप्लाई कर देंगे, ठीक है। और आपका जो है अगर जो है छोटा कंज्यूमर होगा, दैट इज अगर आपका जो है जैसे आपके पास हॉस्पिटल हो गई, लाइक समथिंग विल बी देयर, कॉलेज हो गए, तो आप जो है उसको क्या करते हैं 400 लाइन टू लाइन 400 वोल्ट अप्लाई कर देते हैं, या फिर आपका डोमेस्टिक लोड को आप 230 के वोल्ट पे क्या कर देते हैं, अप्लाई करते हैं। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, दैट इज 66 केवीए पे, बड़े कंज्यूमर को 66 केवीए पे पावर सप्लाई करते हैं, 11 केवीए पे, 220 केवीए पे, और ऑप्शन नंबर डी दैट इज नथिंग बट द 33 केवी पे। तो जनरली मैंने आपको बताया है कि दैट इज 66 केवी और 220 केवी, ठीक है। ये तो आपका ट्रांसमिशन हुआ, ठीक है। लेकिन जो बड़ा कंज्यूमर होता है जनरली उसको 11 केवीए पे क्या करते हैं, सप्लाई। 11 केवी पे क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं 11 केवी, ठीक है। अब बहुत बड़ा हुआ तो 33 केवी है, लेकिन जनरली जो आप की बुक्स में लिखा होता है, ठीक है, जनरली जो है जो हम बल्क में पावर आपका सप्लाई करते हैं वो किस वोल्टेज लेवल पे, जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है, जनरली प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है दैट इज नथिंग बट द 11 केवी से, ठीक है। 11 केवी से जनरली मेरा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जनरली हम जो करना स्टार्ट करते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 11 केवी से। आप देखेंगे पहले मैंने पावर हाउस बनाया था, पावर हाउस ने 33 केवीए को 11 केवीए से क्या किया था, स्टेप डाउन किया था। उसके बाद फीडर निकाला था, ठीक है, फीडर निकाला था। तो अगर बिग इंडस्ट्रियल लोड होगा तो डायरेक्टली उसको फीडर से सप्लाई कर देंगे। अगर आपका जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, स्टेप डाउन करेंगे और फिर पावर को सप्लाई करेंगे। तो जनरली जो है जो बड़े कंज्यूमर्स होते हैं उनको हम किस वोल्टेज लेवल पे पावर सप्लाई करते हैं, दैट इज नथिंग बट द 11 केवी पे पावर सप्लाई करते हैं। 11 केवी, क्लियर है? आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, क्या बात है? नेक्स्ट, आंसर किया करो, जो है क्वेश्चन में लिख रहा हूं तो आप लोग आंसर किया करो, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इन द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन,
एक काम करना कि पानी पी लेना काफी। Distribution. In the primary distribution line, in the primary distribution line, the earth wire मतलब न्यूट्रल वायर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आपको पढ़ाऊंगा, जो है मैंने बेसिक्स तो आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। नाउ इन द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन द अर्थ वायर इज प्लेस्ड, द अर्थ वायर इज प्लेस्ड, ठीक है। जनरली आपके जो है जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप देखेंगे अर्थ वायर जो होता है वो कहां पर प्लेस किया जाता है, ठीक है। दैट इज ऑप्शन दे रहा हूं, अर्थ वायर मतलब जिसको हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, जो कि जनरली आपका न्यूट्रल वायर होता है। कहां पर कनेक्ट होता है, आपके फेज कंडक्टर होते हैं उनके नीचे कनेक्ट होता है कि ऊपर, पंद्रह को कौन सा एग्जामिनेशन है तुम लोगों का? 15 तारीख को कौन सा एग्जामिनेशन है? NPCIL का है, ठीक है। तो उसमें जो है आप कनेक्शन थोड़ा पूछ लेगा। जनरली कनेक्शन में आप यही याद रखें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी हमेशा डेल्टा में कनेक्ट होती है, सेकेंडरी स्टार में कनेक्ट होती है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो भी चीजें हैं, मैं आपको जो है जब मैं पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कंपैरिजन पढ़ा रहा था वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कनेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, बाकी जब मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा तो मैं आपको जो है 3 फेज ट्रांसफार्मर उसमें कनेक्शन भी बताऊंगा, ठीक है। तो परेशान मत हो, जो है वो एक लंबा टॉपिक है, ठीक है। चलो ना, तो ऑप्शन नंबर दे रहा हूं कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो अर्थ वायर होता है फिर न्यूट्रल वायर होता है वो कहां कनेक्ट होता है, ठीक है। दैट इज एबव द फेज कंडक्टर, फेज कंडक्टर के ऊपर कनेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी, below the phase conductor, below the phase conductor. Option number C, in between the phase conductor, in between the phase conductor. And option number D, that is a none of these. तो जरा मुझे बताएं कि आपके प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होती है उसमें जो अर्थ वायर होता है फिर न्यूट्रल वायर होता है वो कहां पर कनेक्ट होता है, बिलो होता है कि अपर ऊपर होता है, एबव। तो जनरली आप देखेंगे जो फेज कंडक्टर होता है उसके नीचे कनेक्ट होता है, जो अर्थ वायर होता है दैट इज नीचे कनेक्ट होता है, ऊपर कनेक्ट नहीं होता है। अर्थ वायर जनरली आपका जो है कनेक्ट होता है बिलो द फेज कंडक्टर, या फिर आप देखेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 फेज वायर होता है, और कई बार जो है क्या होता है जैसे लाइटिंग अरेस्टर होते हैं ये सब के लिए आप जो है अर्थ वायर भी लगा देते हैं। तो जनरली अर्थ वायर आपका जो है फेज कंडक्टर के नीचे कनेक्ट किया जाता है। अर्थ वायर जनरली कनेक्टेड बिलो द फेज कंडक्टर, फेज कंडक्टर के नीचे। जो चौथा कंडक्टर होता है वो न्यूट्रल होता है या फिर उसको अर्थ वायर बोलते हैं, और फेज ऊपर आपके फेज होते हैं, नीचे आपका जो है अर्थ वाला होता है। बिल्कुल, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में ऊपर होता है, ठीक है, और आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन में नीचे होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जनरली नीचे होता है, और जब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे तो ऊपर एक पतला सा कंडक्टर जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, तो आंसर आपको कहां पर लगाना है, बिलो लगाना है, ठीक है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बिलो लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, the limit for voltage variation, the limit for voltage variation, the limit for voltage variation
at consumer terminal, at the consumer terminal एज। कंज्यूमर टर्मिनल पे जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है वो कितना परसेंट हो सकता है बताओगे क्या? बताया हुआ है वोल्टेज का वेरिएशन प्लस माइनस 6% के आसपास होता है। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्लस माइनस 6% ऑफ डिक्लेयर्ड वोल्टेज। डिक्लेयर्ड मतलब रेटेड वोल्टेज, जितना भी डिक्लेयर किया होगा, प्लस माइनस 6% ऑफ डिक्लेयर्ड वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी, प्लस माइनस 10% ऑफ डिक्लेयर्ड वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी, प्लस माइनस 12% ऑफ डिक्लेयर्ड वोल्टेज। एंड ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए नन। तो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज प्लस माइनस 6% ऑफ द डिक्लेयर्ड वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, distribution transformer is rated in जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो आपकी किस में दी होती है? किलोवाट में दी होती है, केवीए में दी होती है, या फिर आपका केवीएआर में दी होती है, लाइक समथिंग विल बी देयर। तो जनरली आप देखेंगे कोई सा भी ट्रांसफार्मर हो उसकी जो रेटिंग होती है वो किस में दी होती है? केवीए, केवीए किलो वोल्ट एम्पियर, या फिर एमवीए। ठीक है, तो नाउ दिस इज नथिंग बट ए, ऑप्शन दे रहा हूं, दैट इज किलोवाट में दी होती है। ऑप्शन नंबर बी, केवीएआर किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, दैट इज द नाउ केवीए। नाउ लास्ट इज नथिंग बट द नन ऑफ दीज। तो जनरली आपके पास जो भी ट्रांसफार्मर होगा उसकी जो रेटिंग है वो जनरली आपका केवीए में दी होती है, फिर एमवीए में दी होती है। तो आपका एमवीए तो ऑप्शन में नहीं है, तो दैट इज नथिंग बट द करेक्ट आंसर द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए केवीए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिंग मेन सिस्टम, द रिंग main system, the ring main system is used, the ring main system is used in power distribution, the ring main system is used in the power distribution because it ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं, रिंग मेन सिस्टम जनरली आपका किस लिए यूज किया जाता है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इट इज रिलायबल, it is reliable for continuity of supply, it is reliable for continuous पावर सप्लाई। आपका कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई के लिए रिलायबल होता है, बिल्कुल 100%। रिंग डिस्ट्रीब्यूशन, रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर आपके मान लीजिए फीडर में कहीं भी फॉल्ट हो जाए, क्योंकि आपका कोई भी आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो दो साइड से आपका जो है दो फीडर से क्या होता है? फेड होता है। किसी भी एक फीडर में अगर फॉल्ट अकर हो जाएगी तो आपका जो है कंज्यूमर जो होगा वो दूसरे फीडर के थ्रू पावर को क्या कर देगा? सप्लाई। तो इसकी रिलायबिलिटी अच्छी होती है, इट इज रिलायबल
फॉर कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई, कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई, ये चीज मैंने आपको पॉइंट लिखा है कि फॉर कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई के लिए आपका रिलायबल होता है, ठीक है। तो जनरली आपका जो है कोई भी आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो दो फीडर से फेड होगा, अगर दो फीडर से फेड होगा तो जनरली फॉल्ट एक ही फीडर में आपकी ऑकर हो गई, तो जनरली आपका जो है कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई इसमें मेंटेन होगी। ये करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है। अभी और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इट बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, it has better voltage regulation, it has better voltage regulation। बेटर वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब कि इसमें जो आपका जो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है वो कम होता है। ये चीज मैंने आपको बताया था कि रेडियल में जैसे जैसे आपका जो कंज्यूमर है वो फेडिंग पॉइंट से आपका दूर होता जाएगा, आपका वोल्टेज ड्रॉप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएशन आपका ज्यादा होगा। उसी चीज को आपने क्या किया था कि लास्ट वाले को आपने फिर से आपका स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट कर दिया तो वोल्टेज लेवल आपका बढ़ गया। तो जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम थी वो क्या थी, रिंग में डिस्ट्रीब्यूशन में कम थी। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट दिखता है, ठीक है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन इसमें क्या होता है, अच्छा होता है, मतलब बेटर होता है। कम वोल्टेज रेगुलेशन, अगर वोल्टेज में चेंज कम होगा तो वो बेटर कहलाएगा, ठीक है। नाउ तीसरा, results in less feeder loss, result in less feeder loss, ठीक है। ये बताइए अगर आपका फीडर जो होगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होने का मतलब वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, अगर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो लॉस भी क्या होने वाला है, कम ही होने वाला। फीडर में आपका जो है वोल्टेज लॉस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो जनरली आप जो है आप देखेंगे क्योंकि आपके रिंग में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है, कम ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से फीडर में लॉस भी क्या होने वाला है, कम। क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, वोल्टेज की वैल्यू कम होगी तो करंट भी कम ड्रॉ होगा। करंट अगर डिस्ट्रीब्यूटर में कम आपका फ्लो करेगा तो दैट इज नथिंग बट द फीडर में भी कम करंट फ्लो करेगा। अगर फीडर में कम करंट फ्लो करेगा तो जनरली आपका लॉसेज भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन भी आपको करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। नाउ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन में आप देखेंगे कि जो आपका रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका कॉन्टिन्यूअस पावर सिस्टम के लिए रिलायबल भी होता है, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन होता है, फीडर में लॉसेज कम होते हैं। तो सारे ऑप्शन आपके क्या है, करेक्ट हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। The current, radial distributor, the current in, या फिर देखो the current in the radial distributor will be maximum at the, ठीक है। रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर में आपका करंट कहां पर मैक्सिमम होता है, मैंने आपको बताया था जितना आपका जो है, जो आपका सेक्शन आपके फेडिंग पॉइंट के क्या होगा, पास में होगा, वहां पर सबसे ज्यादा आपकी लोडिंग होने वाली, वहां पर सबसे ज्यादा। और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो है लोडिंग क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज source end of the distributor, एक मिनट रुकिएगा, अपना आधार कार्ड ले लेना। the source end of the distributor, source end of the distributor, midpoint
of the distributor option number C, end point of the distributor, and option number D, none of these. So what is the correct answer? What is the correct answer? करंट आपके रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप देखेंगे, अगर मान ली यहां से फेड किया है तो सोर्स एंड के पास आपका जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम। यहां पर मान लो I1 कंज्यूमर लगा, यहाँ I2 लगा, यहाँ I3 लगा, तो यहां पर जो करंट फ्लो करेगा सोर्स एंड के पास I1 प्लस I2 प्लस I3, सोर्स एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर इज द करंट विल बी मैक्सिमम। रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर में जो करंट होता है वो कहां पर मैक्सिमम होता है? सोर्स एंड पे, जहां से आप जो है फीडर को फेड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर में फेडिंग पॉइंट पे आपका जो है करंट की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, interconnected distribution system is more reliable because of the use of, because the use of कर लो, because the use of, आपका जो इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो आपका ज्यादा रिलायबल क्यों होता है? ठीक है, ऑप्शन लिख रहा हूं। पानी का बोतल ही भर लो, पता नहीं वहां पे किस टाइप का पानी होता है। अगर हैवी साइज ऑफ द कंडक्टर, हैवी साइज ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी 2 और पता नहीं वहां पर कौन मोर source of the supply, option number C, higher load current, and option number D, that is none. करेक्ट आंसर बताएं बेटा, एक मिनट। ठीक, तो आप देखेंगे कि जनरली इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोर रिलायबल इसलिए होता है क्योंकि आप जो है दो या फिर दो से ज्यादा सोर्स को से क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, तो बस लेकर जा रही हो अपना इसको बैठ किसमें गाड़ी के पेपर्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द वोल्टेज इन द radial distributor will be maximum, will be maximum की जगह मिनिमम कर लीजिए। The voltage in the radial distributor will be
minimum will be minimum at रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर में वोल्टेज कहां पर मिनिमम होता है, जो इंड फेडिंग पॉइंट से सबसे दूर होगा वहां पर आपका वोल्टेज कैसा होगा, मिनिमम होगा। तो ऑप्शन लिख रहा हूं बेटा, दैट इज नहीं, ऑप्शन नंबर ए है मिड पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर, मिड पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर। ऑप्शन नंबर बी एंड पॉइंट end of the distributor। ऑप्शन नंबर सी source point of the distributor, and option number D, that is the distribution substation at distribution substation। ठीक है, और द करेक्ट आंसर कहां पर आपका जो है रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर में जो इंड कंज्यूमर होता है उस पे आपका वोल्टेज की वैल्यू कैसी होती है, मिनिमम होती है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें। in AC system, in AC system addition and subtraction of current are done। एसी सिस्टम में जब करंट होते हैं, करंट को जब आप ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फेजर एडिशन करते हैं। फेजर एडिशन को आप वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं। एसी के केस में डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, करंट्स को आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। जब भी आप एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, या तो फेजर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे या फिर उसी को वेक्टर बोलते हैं, मैग्नीट्यूड एंड फेज। तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा हूं, दैट इज वैक्टोरियली। ऑप्शन नंबर बी अरिथमेटिकली मतलब आपका डायरेक्टली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अर्थमेटिक पढ़ते थे ना, अर्थमेटिक्स मतलब बीज गणित। अरिथमेटिकली both A and B, and option number D, that is nothing but the none। तो करेक्ट आंसर है कि एसी केस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो करंट का होता है वो वेक्टोरियल, वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखें, वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज the voltage of primary distribution is
प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं उसमें वोल्टेज लेवल कितना होता है। अब देखो 33 केवीए से भी कर देते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि जो बुक्स में लिखा हुआ है कि जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 11 केवी से स्टार्ट होता है। आप पहले पावर हाउस बनाते हैं, पावर हाउस में एक लाइन आती है 33 केवी की लाइन आती है, फिर 33 केवी की लाइन को स्टेप डाउन करता है 11 केवी पे लाता है, फिर बिग कंज्यूमर को सप्लाई करते हैं 11 केवी, 6.6 केवी, 3.3 केवी, 2.2 केवी, 1.1 केवी। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो 400 वोल्ट से पहले का जितना भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है, 11 केवीए तक, ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी 11 केवीए पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए दैट इज 400 वोल्ट। 400 वोल्ट पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 220 वोल्ट पे भी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नाउ 33 केवीए और ऑप्शन नंबर ए दैट इज नथिंग बट 11 के। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टार्टेड फ्रॉम 11 केवी। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट, which of the distribution system, which of the distribution system, which of the distribution system is used for domestic लोड। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डोमेस्टिक लोड के लिए हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 3 वायर सिस्टम, 3 फेज 4 वायर सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी दैट इज सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, and option number D that is nothing but the none of these, none of these। ये नहीं बोल रहा कि डोमेस्टिक लोड को हम किससे फेड करते हैं, ये नहीं पूछा, उसने बोला है कि विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डोमेस्टिक लोड के लिए यूज किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हम यूज करते हैं दैट इज 3 फेज 4 वायर विल बी देयर, 3 फेज 4 वायर। आपका डोमेस्टिक के लिए आप एक फेज लेते हैं, एक न्यूट्रल लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज 4 वायर होने जरूरी है, तभी आप जो है दैट इज अपने डोमेस्टिक लोड को क्या कर पाएंगे, फेड कर पाएंगे। फॉर डोमेस्टिक लोड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो यूज किया जाता है दैट इज 3 फेज 4 वायर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट लिखें, रेडियल सिस्टम, रेडियल सिस्टम of the power distribution is used for रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, रेडियल पावर डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर, ठीक है। अच्छा ये बताइए जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है। शॉर्ट के लिए कि लॉन्ग के लिए लिखवा चुका हूं। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जनरली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है, दैट इज शॉर्ट डिस्टेंस ओनली, शॉर्ट डिस्टेंस ओनली। ऑप्शन नंबर बी लॉन्ग डिस्टेंस ओनली, ऑप्शन नंबर सी
both short and long distance, and option number D, that is none of these. तो करेक्ट आंसर है कि जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो आपका शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। Which of the following which of the following distribution system is used for which of the distribution system is used for combined power, which of the following distribution system is used for combined power and lightning load, कंबाइंड पावर की जगह बल्क पावर, फॉर कंबाइंड ही कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं है। कंबाइंड पावर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज फॉर कंबाइंड पावर एंड लाइटनिंग लोड। कंबाइंड पावर एंड लाइटनिंग लोड का मतलब कि बड़े लोड और छोटे लोड दोनों लोड को हम किस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से क्या कर सकते हैं, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम यूज करें कि आपका जो है डोमेस्टिक लोड जो होता है वो आपका लाइटनिंग लोड होता है, मतलब हल्का फुल्का लोड होता है, और जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये आपका बड़ा लोड हो गया। तो बड़े लोड को भी फेड करना है और छोटे लोड को भी फेड करना है, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम, 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी 3 फेज 3 वायर एसी सिस्टम। ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर सी सिंगल फेज 2 वायर एसी सिस्टम, एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज ए नन ऑफ दीज। तो अगर आप बड़े लोड को भी फेड करना चाहते हैं, छोटे लोड को भी, लाइटनिंग लोड को फेड करना चाहते हैं, तो आपको 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम ही क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम in India, the distribution system in India are मोस्टली, इंडिया में आपका कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूज किया गया, ज्यादातर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूज किया गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए रेडियल, ऑप्शन नंबर बी पैरेलल, ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क,
एंड ऑप्शन नंबर डी आइदर बी एंड सी, या तो बी और सी। तो जनरली आप देखेंगे इंडिया में जो आपका है उस हिसाब से आप तीन ही टाइप के होते हैं, रेडियल या फिर रिंग मेन या फिर इंटरकनेक्शन। तो इंडिया में जनरली आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कौन सा, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका यूज किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, why the ring main distribution, why the ring main distribution system preferred over the radial distribution system। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर क्यों प्रेफर किया जाता है? ऑप्शन ए, दैट इज, ऑप्शन ए नहीं, कुछ पॉइंट दिए हुए, दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज वोल्टेज ड्रॉप इन द फीडर इज लेस। ये बिल्कुल सही है, मैं आपको बता चुका हूं, वोल्टेज ड्रॉप कम होता है रिंग मेन में रेडियल के अपेक्षा। पावर फैक्टर इज हाइयर, पावर फैक्टर तो लोड पे डिपेंड करता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटर पे या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नहीं डिपेंड करता। जैसा लोड लगाएंगे वैसा पावर फैक्टर होगा, दैट इज पावर फैक्टर इज हायर, पावर फैक्टर इज हायर। ऑप्शन नंबर सी, सप्लाई इज मोर रिलायबल, बिल्कुल सही है, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन में सप्लाई मोर रिलायबल होते। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, जब मैं नीचे लिख देता हूं, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। Options are first and second is the correct. Option number B, second and third is the correct. First and third is the correct. And option number D, first, comma second and third, all are the correct. तो which is the correct answer? रेडियल सिस्टम आपका प्रेफर किया जाता है, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रेफर किया जाता है रेडियल पे। क्यों? क्योंकि आपका एक तो वोल्टेज ड्रॉप फीडर में कम होता है, दूसरा सप्लाई रिलायबल। तो पहला और तीसरा करेक्ट है। पावर फैक्टर लोड पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखे, डिस्ट्रीब्यूटर में वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, बिल्कुल सही है। डिस्ट्रीब्यूटर डिजाइन ही किया जाता है कि उसमें कम से कम वोल्टेज ड्रॉप हो ऑफसेट, ठीक है। नेक्स्ट लिखे, द लोड ऑन द थ्री फेज
the loads on three phase 4-wire distributor are usually, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो लोड होते हैं वो बैलेंस लोड होता है कि अनबैलेंस होता है? ठीक है, ये बताओ। जो आपका पास अरे भैया वोल्टेज ड्रॉप कम लिखा है फीडर में, वोल्टेज ड्रॉप इन द फीडर इज लेस। तो भैया जो है वोल्टेज ड्रॉप आप देखेंगे करंट सेम होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप होता है फीडर में लेकिन कम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फीडर जो है आपका फीडर में टैपिंग नहीं होती है। ठीक है, जनरली आपका जो फीडर होता है, जो भी आपका फीडर होता है उसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। जैसे आप जो है ट्रांसमिशन लाइन में देख ले 220 केवीए पे आपने स्टेप अप किया, फिर 220 केवीए पे सेम वोल्टेज लेवल पे आप पावर को ट्रांसमिट करते हैं, तो करंट विल बी सेम। आप ट्रांसमिशन लाइन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ फीडर। ठीक है, कहीं जहां भी टैपिंग ना दी हो उसको फीडर बोलते हैं। तो अगर मैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में आप बात करेंगे तो मान लो 220 केवीए पे ट्रांसमिट कर रहे हैं, फिर 220 केवीए पे आएगा, फिर आप उसको स्टेप डाउन करेंगे तो वहां पर आपका करंट सेम होता है और वोल्टेज भी आपका क्या रहेगा, कम रहेगा। रेडियल और रिंग में कंपेयर करने पे सेम रहेगा? नहीं भाई, रेडियल और उसमें कंपेयर करने पे सेम कैसे रहेगा? सेम कैसे रहेगा भाई? उसमें आपका जनरली आप देखेंगे कि जो भी आपका जो है जो फीडर होता है, फीडर जनरली आपका सेम करंट और वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता है। ठीक है, और वो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो इस प्रकार से डिजाइन होता है कि जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो ±6% के अंदर ही हो, उससे कम ना हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लोड ऑन द थ्री फेज 4-वायर डिस्ट्रीब्यूटर आर यूजुअली। जो लोड होते हैं वो आपके बैलेंस होती है कि अनबैलेंस होते हैं? जनरली अनबैलेंस लोड होता है। ठीक है, कोई आपका जो है मान लीजिए जो है क्या कहते हैं चक्की लगाए है, कोई आपका हीटर लगाए है, कोई आपका जो है क्या कहते हैं लाइटनिंग लोड लगाए है, कोई आपका फ्रिज लगाया है, कोई एसी लगाया है। तो जनरली आपका जो है जो भी डिस्ट्रीब्यूटर में आपका लोड होता है वो जनरली अनबैलेंस होता है। ठीक है, बैलेंस नहीं होता कि हर एक फेज में मान लीजिए 10 घरों ने आर फेज से कनेक्शन ले रखा है, 50 घरों ने वाई फेज से कनेक्शन ले रखा है और 30 घरों ने आपका बी फेज से कनेक्शन ले रखा है। तो हर एक फेज में जो करंट होगा आपका लगता है कि हर एक फेज में अलग अलग लोडिंग है, तो हर एक फेज में अलग अलग करंट होगा, अलग अलग करंट होगा, तो दैट इज द अनबैलेंस्ड लोडिंग विल बी देयर। ठीक है, तो ऑप्शन दे रहा हूं दैट इज बैलेंस्ड। ऑप्शन नंबर बी अनबैलेंस्ड। ऑप्शन नंबर सी आइदर ऑफ द एबव, दोनों में से कोई भी, या फिर आपका नन ऑफ दीज, दोनों में से कोई नहीं। जनरली द लोड ऑन द थ्री फेज 4-वायर डिस्ट्रीब्यूटर इज यूजुअली। तो यूजुअली आप देखेंगे जितने भी फेज होंगे हर एक फेज में समान लोडिंग थोड़ा होती है। आर फेज से मान लीजिए आप देखेंगे, आप कई बार होता है जैसे आपने कनेक्शन ले रखा है, कई बार होता है कि एक साइड का पावर चला जाता है, दूसरे फेज में पावर आ रहा होता है। ठीक है, तो कई लोग चेंज कर लेते हैं। तो जनरली क्या होता है कि आर फेज में नंबर ऑफ लोडिंग अलग होती है, वाई फेज में नंबर ऑफ लोडिंग अलग होती है और बी फेज में नंबर ऑफ लोडिंग अलग होती है। हर एक फेज में अलग अलग करंट होता है, तो जो लोडिंग होती है हर एक फेज में अगर अलग अलग करंट फ्लो करेगा तो जो लोडिंग आएगी, लोड होगा, वो हमेशा कैसा रहेगा, अनबैलेंस विल बी देयर। तो जनरली आपका जो आपका थ्री फेज 4-वायर डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसमें जो लोडिंग होती है वो जनरली अनबैलेंस होती है, अनबैलेंस होती है। बैलेंस होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं लगाएंगे ए या बी में से। ठीक है, जनरली अनबैलेंस होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट which of the following which of the following which of the following is used maintain
मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज in the feeder circuit, in the feeder सर्किट। फीडर सर्किट में लगभग कांस्टेंट वोल्टेज, यहां पर देखो हमसे क्वेश्चन में ही है, फीडर में वोल्टेज लगभग कांस्टेंट होता है, टैपिंग में नहीं होती, करंट कांस्टेंट होता है, लेकिन वो डिजाइन किया जाता है सेम करंट कैरिंग कैपेसिटी की, जो आपका वोल्टेज के हिसाब से वो डिजाइन नहीं किया जाएगा, वो डिजाइन किया जाएगा कि कितना करंट फ्लो कराना है, उसकी जो मोटाई होगी वो कम होगी कि ज्यादा होगी, दैट इज डिजाइन बाय द करंट कैरिंग कैपेसिटी। लगभग वोल्टेज भी कांस्टेंट रहता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, किसके हिसाब से, कितना वोल्टेज ड्रॉप, जो वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, फ्लक्चुएशन हो जाना चाहिए, वो 6 ± 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वोल्टेज ड्रॉप पे डिजाइन किया जाता है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटर, और आपका जो फीडर होता है वो आपकी करंट कैरिंग कैपेसिटी पे डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो जनरली आपका जो फीडर है, फीडर में हम कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, जनरली वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, तो क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडक्टिव रेगुलेटर्स, इंडक्टिव रेगुलेटर, ऑप्शन नंबर बी, बूस्टर्स, बूस्टर्स, टैप चेंज ट्रांसफॉर्मर, टैप चेंजर, एंड ऑप्शन नंबर डी, फेज एडवांसर, फेज एडवांसर। हाँ, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। फीडर में वोल्टेज को जनरली कांस्टेंट करने के लिए 11 केवीए पे वोल्टेज को जनरली कांस्टेंट करने के लिए इंडक्टिव रेगुलेटर्स यूज करते हैं। हेलो, फीडर 11 केवी होता है, ये बताओ शहर के अंदर बूस्टर देखा है क्या तुमने? बूस्टर आप देखेंगे ट्रैक्शन लाइन में, आप देखेंगे ट्रैक्शन लाइन जहां पर डिस्टेंस ज्यादा होती है, लेकिन आप देखेंगे शहर के अंदर बूस्टर थोड़ा लगाते हैं वोल्टेज। ये इंडक्टिव रिएक्टर का मतलब है, हेलो, यहां पर इंडक्टिव रिएक्टर का मतलब है इंडक्टर और कैपेसिटर बैंक से। इंडक्टिव रेगुलेटर मतलब आपका जो है दैट इज कैपेसिटर बैंक हो गया, या फिर आपका इंडक्टिव बैंक हो गया, ठीक है। इनको जनरली हम क्या करते हैं, आपका जो सब स्टेशन होता है फिर पावर हाउस में कैपेसिटर बैंक यूज कर लेते हैं, या फिर आपका जो है इंडक्टिव बैंक यूज कर लेते हैं, ठीक है। इंडक्टर्स यूज करें, इंडक्टर या फिर कैपेसिटर यूज करते हैं। बूस्टर ट्रांसफार्मर थोड़ा यूज करते हैं। बूस्टर ट्रांसफार्मर आप देखेंगे ट्रैक्शन लाइन में देखने को मिलेगा, जब आपके पास डिस्टेंस ज्यादा होती है, तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो बीच बीच में आपको वोल्टेज को क्या करना होता है, बूस्टअप करना होता है, फिर से आप सेम वोल्टेज लेवल पे मेंटेन करना होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि आपका जो है, जो रेलगाड़ी होती है 11 केवी की लाइन है, तो जनरली हम 11 केवी वोल्टेज मेंटेन करते हैं। अगर वोल्टेज आपका रेटेड पे मेंटेन होगा तो आपका इंजन रेटेड करंट क्या करने वाला है, ड्रॉ करने वाला है, ठीक है। तो वहां पर वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस पे वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए जनरली बूस्टर्स यूज करते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में शहर जो होता है वो क्या होता है, आपका 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की डिस्टेंस में ही बसा होता है। जनरली जो शहर होते हैं, या फिर आप देखेंगे पावर हाउस से फीडर निकलते हैं। अब जो फीडर होगा वो किसी मोहल्ले को पावर सप्लाई करेगा, तो कोई भी मोहल्ला जो होगा वो क्या होगा, आधा किलोमीटर में बसा होगा, या फिर 300 मीटर की डिस्टेंस में बटा होगा, फिर 400। अब वहां पर जो बूस्टर थोड़ा यूज करते हैं, तो जनरली वहां पर आपका कैपेसिटर बैंक या फिर आपका इंडक्टिव बैंक यूज करते हैं, जिसको हम लोग इंडक्टिव रेगुलेटर बोलते हैं। तो जनरली जो है, जो फीडर में कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए जनरली जो प्रायः यूज किया जाता है वो होता है इंडक्टिव रेगुलेटर। क्या यूज करते हैं, इंडक्टिव रेगुलेटर्स हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो गए। जितने भी क्वेश्चन आए थे उसमें से मोस्ट ऑफ द फेज एडवांसर होता है कि वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, ठीक है। फेज एंगल भी, वो फेज एंगल को भी क्या करता है, आपका एडवांस कर देता है, ठीक है। वोल्टेज के साथ साथ फेज एंगल को भी आपका बढ़ा देता है, ठीक है। तो उसको यूज नहीं करते हैं। फेज एडवांसर, ऑप्शन नंबर डी में फेज एडवांसर लिखा है, ठीक है। फेज एडवांसर, ठीक है, फेज को एडवांस कर देना, ठीक है। फेज को मैग्नीट्यूड के साथ साथ फेज को भी बदल देना। फेज को बदलते नहीं है, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रखते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल लीजिए बेटा, इंसुलेटर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंसुलेटर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आप टॉपिक डाल लीजिए इंसुलेटर। पिन टाइप, सेल टाइप, डिस्क टाइप, सारे इंसुलेटर डिस्कस करेंगे, इंसुलेटर, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। उसके बाद अभी जो है 9:25 पे मैं आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक क्लास लूंगा, तो आज आपका बीजेटी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बीजेटी विल बी कंप्लीटेड टुडे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स।